मरहम पर महाभारत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कोविड मृतकों के परिजनों को मुआवजे की बात फिर से बहस के केंद्र में है। पहली लड़ाई इस बात की रही है कि केंद्र इसका मुआवजा दे या राज्यों को देना चाहिए। दूसरी बात राशि को लेकर है। केंद्र ने 50,000 रुपये देने के लिए राज्यों को लिखा था। कांग्रेस मांग कर रही है कि ये राशि 4 से 5 लाख रुपये होनी चाहिए। मुआवजे को लेकर पार्टी के आक्रामक होने के पीछे क्या इसका राजनीतिक या चुनावी फायदा उठाने की कोशिश है, या फिर वाकई केंद्र का रवैया इस मामले में पल्ला झाड़ने जैसा रहा है। राजस्थान ने कोविड की एंट्री के साथ ही लॉकडाउन के फैसले से लेकर वैट घटाने, मजदूरों की वापसी का किराया वहन करने जैसे कदम उठाए थे, और सरकार शुरू से अपना मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश भी करती आ रही है। तो ये उसी दिशा में एक मांग है या सियासी जुगत? आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि क्या केंद्र सरकार कोविड मुआवजे पर जिम्मेदारी से बच रही है। कांग्रेस पर मुआवजे की सियासत करने के आरोप कितने सही, और मुआवजे पर इस महाभारत का कोविड पीड़ितों के लिए हासिल क्या? वरिष्ठ पत्रकार अवधेश शाकोतिया हमारे साथ, आशीष चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, आशीष जी, उनके लिए 50,000 रुपये नाकाफी नहीं है क्या? कांग्रेस भी कह रही है। देखिए जेपी शर्मा जी, कल राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं सुबह 11 बजे जी। तब मुख्यमंत्री को ध्यान में आता है कि जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो बात को उनको पॉलिटिकली उसमें जो है उनको भी अपना एक गोल करना है, और वो अपना एक वीडियो जारी करते हैं। उस वीडियो में शर्मा जी वो 2 बातें कहते हैं जी। पहले वो बोलते हैं कि केंद्र सरकार को कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे कि एक आयोग का गठन करें और जिससे जो डेथ हुई है कोविड में उसके सच्चे आंकड़े सामने आने चाहिए। आप देखिए, राज्य सरकार ने एक 3 मेंबर की 3 कमेटियां राजस्थान में बनाई हैं। उन कमेटियों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है कि कितने तो फॉल्स डेथ हुई हैं जो कि अभी तक लिस्ट में शामिल नहीं हुई है। अगर हम बात करें तो आए दिन आप देखते हैं कि हम डेथ अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं देश में कोविड के, वो 9,000 करीब देश में आंकड़े आते हैं, और डेथ कई बार जंप करके 500 450 भी आती है। उसका कारण ये होता है कई राज्य हैं, केरल की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वो राज्य क्या कर रहे हैं कि अपने आप पे बाकायदा एक ऑडिट कर रहे हैं, जिसके कारण से वो सही जो डेथ हुई हैं उनको वापस वो लिस्ट में इंक्लूड करते हैं। राजस्थान में ऐसी अनेकों डेथ हुई हैं जो कि अनलिस्टेड हैं। आप देखिए, आए दिन जब ये डेथ हो रही थी तो जितने भी प्रमुख अखबार उन्होंने इसको प्रमुखता से छापा था कि राजस्थान सरकार मौत के आंकड़ों को लेकर के झूठ बोल रही है। तो मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी केंद्र पर डालना चाहते हैं। दूसरा जो मुख्यमंत्री जी ने उसमें महत्वपूर्ण बात ये कही है कि साहब हमने तो जो है कोविड का पैकेज दिया है बच्चों के लिए, 4 लाख का जो उन्होंने बताया कि पैकेज दिया है, और केंद्र सरकार को भी देना चाहिए। तो मैं आपके टीवी के माध्यम से शर्मा जी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 30 मई को बाकायदा एक पैकेज जारी कर दिया है, वो जारी हो चुका है, और जो बच्चे हैं जिनको डिजर्विंग है क्योंकि उनको लाभ मिलना चाहिए। देखिए, बड़ा संवेदनशील विषय है। वो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी कॉम्प्रेहेंसिव योजना उसमें लागू की है, जिसमें उन्होंने बाकायदा 18 साल की जब बच्चे ये आयु पूर्ण करेंगे तब उनके नाम पे 10 लाख की एफडी आ जाएगी, जो 23 साल पे मैच्योर होकर इनको फंड मिलेगा। और उसके उपरांत भी अगर हम बात करें कि अगर बच्चा 10 साल तक का है तो उसको केवी में एडमिशन दिया जाएगा, उसको प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा, उसकी पूरी फीस जो है केंद्र सरकार वहन करेगी। अगर बच्चा 11 से लेकर के 18 साल की उम्र का है तो केंद्र सरकार जो है उनको जो बोर्डिंग स्कूल हैं, चाहे वो सैनिक स्कूलों की बात करें, चाहे नवोदय विद्यालय की बात करें, वहां पर उनका एडमिशन कराएगी और सारा खर्चा वहन करेगी। अगर बच्चा 18 से प्लस में हायर एजुकेशन में जाता है तो वो तो ब्याज जो मिल रहा है वो तो मिलता ही रहेगा 10 लाख का। उसके उपरांत भी अगर हायर एजुकेशन फीस ज्यादा है तो केंद्र सरकार उनको असिस्ट करेगी एजुकेशन लोन लेने के लिए। अपार्ट फ्रॉम देम उसका जो पूरा ब्याज है केंद्र सरकार वहन करेगी। तो ये योजना ऑलरेडी चल रही है। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री जैसा एक व्यक्ति, क्या उसको क्या जानकारी नहीं है केंद्र सरकार इस योजना को लागू कर चुकी है? नहीं, इस बात को लेकर तो कोई किसी तरह का मतभेद है ही नहीं। जो अनाथ हो चुके हैं, जो बच्चे, केंद्र सरकार को भी करना चाहिए, केंद्र सरकार तो ऑलरेडी जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनके बारे में नहीं, जिन्होंने किसी भी अपने को खोया है, जिसके भले ही डेथ सर्टिफिकेट में भी कोविड से डेथ नहीं लिखी हुई हो, उसको भी मुआवजा देने की बात है, जो एग्री कर चुकी है केंद्र सरकार भी, और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भले ही कोविड से डेथ नहीं लिखा हुआ हो, आप इस बात की तस्दीक करवाइए कि अगर कोविड से मौत हुई है तो उसको 50,000 रुपये दीजिए। अब सवाल यह है कि 50,000 दिया जाए या ज़्यादा का मरहम लगाया जाए, इस पर बोलिए ना आशीष जी। नहीं, देखिए
देखिए, केंद्र सरकार ने 50,000 तो कमेटी किया है। हाँ। और मुझे लगता है हमको थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। देखिए, हमको देश के हर वित्तीय जो संसाधन उसके बारे में भी देखना पड़ता है। केंद्र सरकार आए दिन बहुत राहत दे रही है। मुख्यमंत्री जी करते क्या है कि एक राजनीतिक गोल करने की कोशिश करते हैं हमेशा लेटर के माध्यम से। आप बताइए, आप दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री से संवाद क्यों नहीं करते हैं? वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी तो अपनी समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मिलती है, तो आप संवाद करें, समन्वय करें, कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप केवल राजनीति करने का मौका ढूंढ रहे हैं इसमें? स्वर्णिम जी, देखिए जेपी जी, इसमें राजनीति हो ही नहीं सकती है। जो व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है उसको कानूनन मुआवजा पाने का अधिकार है। ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और केंद्र सरकार की संवेदनशीलता तो हमने देखी थी जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये केंद्र सरकार का डिस्क्रिप्शन है, दें या ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को ये आदेश किया कि ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको देना पड़ेगा। और महामारी जो फैली थी ये तो राष्ट्रीय आपदा थी। इस राष्ट्रीय आपदा में मुआवजा मिलना ही चाहिए, क्योंकि एनडीएमए एक्ट जो है हमारा, वो ये कहता है कि यदि किसी ने अपनी किसी राष्ट्रीय आपदा में आपदा से जान गंवाई है या आप मान लीजिए उसका घर गंवाया है, तो उसको दोबारा जीवन पटरी पे आ सके, कम से कम इतना मुआवजा उसको मिलना ही चाहिए। अब आशीष जी बात कर रहे हैं संवेदनशीलता की, तो जो अनाथ हुए बच्चे उनको 18 वर्ष तक तो जीवन यापन करना होगा, उसके बाद ही देंगे ना। अगर देंगे पता नहीं तब तक क्या होगा। लेकिन आज आवश्यकता यह है कि 50,000 रुपए से कोई भी व्यक्ति अपना जो है, ये जीवन का तो कंपनसेशन हो ही नहीं सकता, लेकिन 50,000 रुपए से उसका परिजन जो है वो वापस अपनी जीवन को उस पटरी पर नहीं ला सकते जो पहले उनके जो जिसका उन्होंने जीवन गंवाया है परिवार के सदस्य का, उसके जब होने पर थी वो नहीं आ सकती। 50,000 रुपए कुछ नहीं होते। 50,000 रुपए से कोई राहत नहीं मिल सकती। कम से कम 4 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। भीषण दुर्घटनाएं होती हैं, दूसरी तमाम तरह की इस तरह की चीजें होती हैं, उनमें 10-10, 20-20 हजार रुपए की सहायता नहीं देता है क्या आपदा राहत कोष? देखिए, आपदा नहीं है वो दुर्घटना में जो होती है उसमें अगर आप देखेंगे अधिकांशतः जहां तक मैं सुनता हूं वहां पे लाखों में ही होती है। जो जीवन गंवा चुके होते हैं, जो बीमार हैं या घायल हुए हैं, उनके लिए इस तरह की छोटी राशि होती है। लेकिन जिन्होंने जीवन गंवाया उनके परिजनों को 2, 4, 5 लाख रुपए आम बात है दिए ही जाते हैं। लेकिन आज इस भीषण जो समस्या हमारे सामने आई थी, महामारी आई थी, ये राष्ट्रीय आपदा थी। इसमें 50,000 का मुआवजा जब केंद्र सरकार ने तो राज्यों पर टालने की कोशिश की थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ। हम ये साधुवाद देते हैं कि आज केंद्र सरकार को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बताई कि आपको देना चाहिए, क्योंकि ये रिलीफ एक्ट भी है, इसमें फंड बना हुआ है, ये इसीलिए बना है और ये कानून भी इसीलिए बना है। इसके प्रावधान है सेक्शन 12 जो स्पष्ट कहता है कि अगर आपदा में किसी व्यक्ति ने जान गंवाई है या अन्य नुकसान उठाया है तो उसको रिलीफ उस हद तक मिलनी चाहिए, कम से कम जिस हद तक उसका नुकसान हुआ है। तो 4 लाख रुपए अगर किसी ने अपना जीवन गंवाया है, उसको अगर रिलीफ मिलती है उसके परिजनों को, तो ये भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन काफी हद तक उसको सहारा मिल सकता है, तो ये मिलना ही चाहिए। देखिए उदय जी, लोक कल्याणकारी होता है राज्य। किसी प्रदेश में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ और हो गया, उसमें वहाँ के नागरिकों का तो कोई दोष होता नहीं है, तो उनकी लाइफ को रिस्टोर करने के लिए सरकारें मुआवजे का प्रावधान करती हैं, उनकी सहायता करने का प्रावधान करती है। यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। अब इसकी जो राशि है, इस विवाद की शुरुआत वहीं से हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, मुआवजा तो आपको देना पड़ेगा, और 50,000 रुपये की राशि इसकी तय कर दी गई थी। उसके बाद से मुद्दा ये उठ गया था कि राज्य इसको दे, और फिर राज्यों से पत्र लिखे गए कि नहीं साहब, केंद्र वहन करे, इसका तो पूरा खर्चा जो है वो केंद्र ही वहन करे, क्योंकि केंद्र आपदा कल्याण कोष बना करके बैठा हुआ है। इस पर सवाल उठाते रहे विपक्षी दल पहले से। ये राशि का जो झगड़ा है ये आपको सुलटता हुआ दिखाई देता है क्या? एक रीजनेबल लेवल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है क्या? देखिए, प्रारंभ में जब इस तरह की बात आई थी कि मुआवजा दिया जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुआवजे की राशि तय हुई। तो जो केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकार देगी, ये मामला तो सुलझ गया है। क्योंकि 75% रेशो उसमें रहेगा, जो 50,000 की सीमा है उसमें 75% रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, 25 रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो यहाँ रेशो का तो मसला ही नहीं है, ना उसका कोई झगड़ा है। यदि इसको बढ़ाया जाता है, मान लीजिए इसको 4 लाख रुपए कर देते हैं, तो 3 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे और 1 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे जी। लेकिन सरकारें जो 50,000 है उसको भी देने के लिए तैयार और तत्पर नहीं है, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है आप कहीं भी देख लीजिए,
उसको, जैसे आशीष जी अभी बता रहे थे कि राजस्थान के बारे में खबरें छपी थी अखबारों में कि यहाँ पर मौत के झूठे आंकड़े दिए गए, राजस्थान के बारे में नहीं छपी थी, ज्यादातर राज्यों में ऐसा ही हुआ है। और यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार मौत के आंकड़े छिपाना चाहती है, तो केंद्र सरकार के हाथ में मेरे हिसाब से मौत के आंकड़े है ही नहीं, वो तो राज्यों की जिम्मेदारी है। राज्य जो आंकड़े जारी करते हैं वही तो जो उनका ऐप बना हुआ है उसमें लिस्टेड होते हैं सारे के सारे। तो राज्य यदि इसमें गड़बड़ कर रहे हैं तो सारे राज्य मिलकर कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की इससे छवि प्रभावित होती है कि कोरोना के खिलाफ जो पूरी की पूरी लड़ाई थी, यदि उसमें मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है तो बहुत ही विकराल दिखाई देता है जी। तो जिस तरह के दृश्य हमने देखे थे जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उसके बाद जिस तरह से सरकारों ने संवेदनशीलता दिखाई, सबने देखी किस तरह से वो एक पल्ला झाड़ते रहे, जो खामियां थी उनका ठीक रहा, एक दूसरे पर फोड़ते रहे, लोग उसमें मरे ही नहीं, लोगों को अंतिम संस्कार तक के लिए जूझना पड़ा। उसके बाद ऐसे लोग यदि चले गए हैं तो अल्टीमेटली सरकारों की ही तो जिम्मेदारी है ना कि उसका जो परिवार है उसका जीवन पटरी पे आए। तो उसको पहली बात जो मुआवजे की राशि है 50,000 वो पर्याप्त नहीं है, और दूसरा उसका देने का जो प्रोसीजर है उसको भी ठीक करने की जरूरत है। केवल राशि बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। ठीक करने से बहुत आगे तक की बहुत सारी चुनौतियां हैं उदय जी। अभी आशीष जी आप ही ने मुद्दा उठाया कि सही आंकड़ा तो बताएं राज्य किसके यहाँ कितनी मौतें हुई, तो इसको आप राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा करें। इससे बेहतर एक अपॉर्चुनिटी भी क्या केंद्र सरकार के पास नहीं है कि किन्हीं राज्यों ने अगर आंकड़े छुपाए हैं तो आंकड़े अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। और अभी तक तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जिनमें डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर कोविड लिखा हुआ है। जब आप मुआवजा जारी कर चुके होंगे तब तो एक्चुअल जो कोविड डेथ्स हैं उनका फिगर आपके सामने आ ही जाएगा ना आशीष चतुर्वेदी जी। देखिए शर्मा जी, अभी अवधेश जी बता रहे थे कि जो मौत के आंकड़े हैं उसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हर स्टेट की बात करें हम, चाहे वो कांग्रेस शासित हों, चाहे अन्य राज्य हों, चाहे भाजपा की शासित हों, उनको अपनी एक लिस्ट देनी पड़ती है। वही नंबर ऑफ केसेस बता रहे हैं, कितनी कैजुअलिटी हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार का यहाँ कोई रोल नहीं है। और बार बार प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक करते हैं तो बार बार इस बात को कहते हैं कि आप टेस्टिंग भी खूब कीजिए, जांचें खूब कीजिए, कोई आंकड़े मत छुपाइए। अब पता नहीं क्या कारण है जो राज्य सरकारें जो है या तो जनता को की नाराजगी नहीं सहन करना चाहती है या अपनी नाकामी छुपाना चाहती है कि आंकड़े नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को इसमें तो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। भाई जिसने अपना परिजन खोया है, अपना खोया है, आप उसको मान ही नहीं रहे कि वो कोविड से मरा है, तो ये तो बड़ी संवेदनहीनता की वाली बात है। आप देखिए, तो राज्य सरकारों को यहाँ पे पारदर्शी होते हुए सत्यता की तरफ जाना चाहिए और सारे आंकड़ों को जो है वो ओपन करना चाहिए कि साहब हमारे यहाँ पे। वो तो सत्यता की तरफ तो देखो जाना पड़ेगा। जिस दिन ये तय हो जाएगा ना कि 50,000 रुपये मुआवजे दिए जाएंगे कोविड डेथ्स जो हुई हैं उनके परिजनों को, और उसके लिए कोविड डेथ सर्टिफिकेट में कोविड लिखने की बाध्यता नहीं है, उस दिन संभालना मुश्किल हो जाएगा जब आपके पास आवेदन आने लगेंगे कि साहब ये कोविड से डेथ हुई थी, मुआवजा हमको भी चाहिए। उसके लिए भी मैकेनिज्म जो आप बनाएंगे वो बहुत बड़ी चुनौती होगी वो अपने आप में। मैं सवाल दूसरा आपसे ये कर रहा हूँ आशीष चतुर्वेदी जी कि पिछले एक अरसे में 6-8 महीने में जब भी महंगाई की, पेट्रोल डीजल की बात हुई तो आपने अमूमन 3 कारण गिनाए उसके। पहली बात आपने कही कि कोविड की सिचुएशन ऐसी उभरी कि 80 करोड़ लोगों को रोजाना का भोजन देना जरूरी हो गया था, वो व्यवस्था जुटाने में हम लोगों को पैसा खर्च करना पड़ रहा है। पहला जो कारण आप देते थे कोविड प्रबंधन का ही आपने दिया है शुरू से आखिर तक। उसके अलावा ऑयल बॉन्ड्स, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ये वो। तो जब कोविड प्रबंधन के लिए इतनी महंगाई बढ़ गई, आम आदमी ने उस पैसे का बोझ वहन किया, तो उसके बाद ये अपेक्षा क्यों नहीं की जाए कि एक सम्मानजनक राशि, और सम्मानजनक राशि की बात नहीं है, सवाल ये है कि आदमी अपना जीवन वापस किसी तरीके से अपना जीवन पटरी पर तो लाने की कोशिश करे, उतना पैसा तो दिया ही जाना चाहिए ना। क्यों नहीं करें ये अपेक्षा? देखिए शर्मा जी, जो जनता की अपेक्षा वो भी ठीक है, लेकिन सरकार को अपना वित्तीय मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। जहाँ तक आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं तो देखिए कि सरकार ने बहुत अच्छे से राहत दी है। आप देखिए कि सरकार ने पेट्रोल पे 5 रुपये, डीजल पे 10 रुपये वेट कम किया है और अभी भी और उम्मीद है कि अब शायद और कम हो जाए। आप देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री ने जैसे कल प्रधानमंत्री को कहा है और पत्र लिखा है। आप देखिए कि जब पेट्रोल डीजल की कमी आई तब भी 15 दिन तक राज्य सरकार ने कोई वेट कम नहीं किया, ना पेट्रोल पे किया ना डीजल पे किया, और आप पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र लिख करके आप क्या राजनीति करना चाहते हैं? तो वो भी एक जनता को समझ में आ रहा है कि अब हर मुद्दे पर आप राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना, अब खाद्यान्न की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए खाद्यान्न की जो स्कीम है वो ऑलमोस्ट जब से कोरोना प्रारंभ हुआ है 1 मई से प्रारंभ हुई थी 2020 से लेकर के, वो बढ़ते बढ़ते आप देखिए कि अभी कल सरकार ने घोषणा की कि उसको 31 मार्च तक बढ़ाया जाएगा। और आप देखिए कि अगर उसका हम बात करें, जो एडिशनल 3 मंथ जो सरकार ने दिए उस पर केंद्र सरकार को 54,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, सरकार पूरी संवेदनशील है, लगातार वो जनता को राहत देने का काम कर रही है। चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना में सब्सिडी वापस करने की बात करें, चाहे खाद्यान्न की बात करें, पेट्रोल डीजल में वेट की बात करें,
तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सरकार को देखना पड़ता ठीक है, हमें स्वर्णिम उम्मीद करनी चतुर्वेदी चाहिए जी, कि अभी सरकार बैठ- इस पे भी संवेदनशीलता रखते हुए कुछ ना कुछ अमाउंट डेफिनेटली बढ़ाएगी। ठीक है सर। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अभी जब वैट घटाने की बात आई थी तब आपने ये गिनाया था कि 1800 करोड़ रुपए का सालाना भार पड़ेगा, बहुत बड़ा भार है, सरकार के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। केंद्र सरकार पर अगर जो राशि आप बता रहे हैं वो राशि का भार डाला जाता है तो कितने हजार करोड़ का खर्चा आएगा, अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाल फिलहाल तो 5 लाख डेथ अभी तक रजिस्टर्ड है हिंदुस्तान में, उसके लिहाज से तो क्या दोनों तरह की जो वित्तीय सीमाएं हैं उसमें कोई फर्क है क्या, वित्तीय जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई फर्क है क्या स्वर्णिम जी? देखिए जेपी जी, केंद्र सरकार का तो फंड बना हुआ है ना, और ये कानून बना हुआ है, कानूनन देना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कानूनन आपको मुआवजा देना ही पड़ेगा, और उस सीमा तक, जिस सीमा तक का उसका नुकसान हुआ है, ये कम से कम, उससे ज्यादा देना चाहिए। ये कानून इसीलिए बना था कि यदि आपदा कोई आए, कोई व्यक्ति अपना घर परिवार अगर उसका कहना चाहिए उस आपदा की भेंट चढ़ जाए जी, तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन को दोबारा पटरी पर ला सके, इसके लिए ये कानून बना था। और ये देशवासियों के भले के लिए बना है, ये ना किसी की राजनीति के लिए बना है। इसलिए ही कोष बनाया गया था कि आप कोष तैयार रहे, कभी ऐसी आवश्यकता पड़े तो ये प्रबंधन तो उस कोष से करना है। और निश्चित रूप से आप बताइए कि जनता को अगर राहत मिलती है तो उसमें क्या समस्या है किसी को? बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। कहाँ समस्या नहीं हुई वो बताता हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से। आंध्र प्रदेश ने अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए, एक अभिभावक की मौत पर 5 लाख रुपए, बिहार 4 लाख रुपए, कर्नाटक असम में 1 लाख रुपए, तमिलनाडु में अनाथ बच्चों को 5 लाख रुपए, एक अभिभावक की मौत पर 3 लाख रुपए, त्रिपुरा में 3 किस्तों में 10 लाख रुपए, नागालैंड में वर्किंग जर्नलिस्ट के परिवार को 10 लाख रुपए और दिल्ली में 50,000 रुपए। त्रिपुरा छोड़ दीजिए, उसके अलावा मुझे बता दीजिए आप दोनों की पार्टी के द्वारा रूल्ड कौन से स्टेट्स हैं इसमें? ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अलावा की बात है, ये मुआवजे के अलावा की बात है जो वहां की राज्य सरकारों ने स्वतः स्फूर्त दिया वहां के पीड़ितों को। देखिए राजस्थान सरकार ने की है ना घोषणा, राजस्थान सरकार दे रही है, और हमने ओडिशा को दिया। बिल्कुल, मैं आपको जरा सा बताना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए की है घोषणा। हम वो मुआवजा भी दे रहे हैं और कोई 18 वर्ष की उम्र तक इंतजार नहीं कर रहे। हमने ये भी गाइडलाइन बनाई है कि अगर मृत्यु हुई है तो उसमें हमने कोरोना से मृत्यु होने का सर्टिफिकेट भी आवश्यक नहीं रखा है। और उसमें हमने, राजस्थान सरकार ने तो ये भी प्रावधान किया है यदि कोरोना का इलाज भी चला हो तो भी उसको तस्दीक किया जाएगा। ये राजस्थान सरकार ने संवेदनशील फैसला लिया, और इसीलिए हमने ऑडिट का भी यहाँ पे निर्णय लिया कि राजस्थान सरकार ऑडिट कराएगी अगर कोई मृत्यु जिसमें सर्टिफिकेट कोरोना का जारी नहीं हुआ है और कोरोना से हुई है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। ये इसीलिए ऑडिट की हमने कराने का संवेदनशील फैसला लिया। तो केंद्र सरकार को कहाँ दिक्कत है? राज्यों से जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। यही कोरोना हमको यह सिखाता है कि जिंदगी में पैसे का कोई मोल नहीं है। यही कोरोना हमको ये सिखा रहा है कि पैसे का कितना बड़ा मोल है जिंदगी में। मानवीय दृष्टिकोण के साथ प्रबंधन की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। उस दौर में क्या ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों के ऊपर आपस में उलझे हुए हैं? राशि कितनी होनी चाहिए? अवधेशा को दिया। बिल्कुल जेपी जी, देखिए जो दूसरी लहर आई थी कोरोना की, उसमें से हमारा कोई परिजन नहीं तो हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा कोई परिचित, उनकी मृत्यु हुई है, हम उनको, उनके परिवार को देख के समझ सकते हैं कि वो किस किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। और आप किसी की मृत्यु की भरपाई तो कर नहीं सकते, चाहे रकम आप कितनी ही बढ़ा दें, आप उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर सकते हैं। लेकिन मरहम आप कब लगाएंगे? जब जख्म सूख जाएगा अपने आप, तब लगाएंगे। तो जो भी करना है एक सम्मानजनक राशि होनी चाहिए जिससे उस परिवार को संबल मिले, और जल्दी होना चाहिए। ठीक, शुक्रिया अवधेश जी, और शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।